नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट 2023 के लिए पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर देखने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, यह पेपर जनवरी 2021 का है। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही उपयुक्त विकल्प को चुनिए। पहला प्रश्न 61 नंबर का आप अपने स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत संघ का शासित प्रदेश नहीं है? यानी कि सीधे तौर पर हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें पहला दिल्ली जो कि देश की राजधानी भी है, दूसरा अंडमान एवं निकोबार, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीप, और पांचवा लक्षद्वीप, छठा पुडुचेरी, सातवां जम्मू और कश्मीर और आठवां लद्दाख। 5 अगस्त 2019 को घोषित 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ था ये जम्मू और कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ था केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और लागू कब हुआ? लागू हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, और धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया था। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो अभी जो 8 नाम मैंने आपको बताए उसमें लद्दाख शामिल है, उसमें जम्मू कश्मीर शामिल है, उसमें चंडीगढ़ शामिल है, लेकिन उसमें मणिपुर शामिल नहीं है, यानी कि ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। और यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? पहला दिया गया है बॉम्बे हाई एवं पश्चिम बंगाल, दूसरा दिया गया है असम और उड़ीसा, तीसरा दिया गया है गुजरात और तमिलनाडु, और चौथा दिया गया है बिहार और बॉम्बे हाई। तो कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक जो राज्य हैं वो हैं गुजरात और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो इस प्रश्न के लिए आपको सोचना ही नहीं है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार करिए। यहां पर देखिए, पौधे को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना और पानी और खनिज को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, पौधे को सहारा देना। तो यहाँ पर मान लीजिए ये भूमि हो गई और इसके नीचे ये मृदा है। तो जो पेड़ की जड़ें होती है वो इस प्रकार से जमीन में फैली होती हैं, और ये कहीं ना कहीं पेड़ जो ऊपर है इसको सहारा दे तो रही है ना जमीन में, उसको मजबूती से पकड़े हुए है। तो यानी ये बात बिल्कुल सही है, पौधे को सहारा दे देने का कार्य जड़ का होता है। तो ये सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि ह्यूमस प्रदान करना। ह्यूमस क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। पेड़ पौधे के जो सूखे पत्ते होते हैं वो जब जमीन पर गिर जाते हैं, या फिर छोटे मोटे कीट मकोड़े होते हैं, जंतु होते हैं, जब वो मृत उनका शरीर हो जाता है तो वो जो मिट्टी की ऊपरी परत है, जैसे कि मान लीजिए देखिए यहाँ पर ऊपरी परत पर क्या क्या हो सकता है, पेड़ के सूखे पत्ते हो सकते हैं, इसके अलावा छोटे मोटे कीट पतंग जो मर गए रहते हैं वो होते हैं, मृत शरीर उनके, छोटे मोटे जीव के मृत शरीर होते हैं। तो ये सभी आपस में सड़ गल करके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर होता है उसको बना देता है, और इसी को हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि मिट्टी की ऊपरी परत जो कि हल्की सी उपजाऊ हो जाती है उसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है, तो पेड़ का जो जड़ होता है वो तो जमीन के नीचे है ना, ऊपर थोड़ी है कि वो ह्यूमस प्रदान करेगा। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ह्यूमस जमीन के ऊपर होता है और जो जड़ होता है वो जमीन के नीचे होता है। तो जड़ जो है वो ह्यूमस को प्रदान नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, भोजन संचित करना और भंडारण करना, ये बात सही है। कई पौधे के जड़ ऐसे होते हैं जो कि फूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोजन को संचित करे रहते हैं, भंडारण किए रहते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है, उत्तर होगा डी वाला। देखिए, पानी और खनिजों का अवशोषण करना, तो ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी जो है जड़ें नीचे से अवशोषित करके पूरे पौधे तक पहुंचाती हैं, और खनिज लवण भी। तो ये भी बात बिल्कुल सही हो गया, यानी ए, सी और डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए ए, सी, डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण
राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? तो यह कस्बा अब तेलंगाना राज्य में है। ऑप्शन नंबर 3 एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि किसमें आयरन होता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, आंवले की बात कर ले तो इसमें भी आयरन होता है, पालक की बात करें तो इसमें भी आयरन होता है, और गुड़ की बात करें तो इसमें भी आयरन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंवला, पालक, गुड़, ये इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, यूपी टेट की भी परीक्षा में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न लगातार सीटेट पूछे जाते हैं सीटेट की परीक्षा में। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं, वो कौन से हैं? तो 4 गुना मनुष्यों की तुलना में कौन सा पक्षी देख सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाज, चील और गिद्ध। ये जो है वो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा दूर तक, मान लीजिए मनुष्य 1 किलोमीटर तक देख पा रहा है बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो 4 किलोमीटर तक स्पष्ट देख सकते हैं बाज, चील और गिद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाली लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? ध्यान से समझिएगा, होता क्या है, ये उत्तर हो जाएगा इसका आसाम। यहाँ पर इतना ज़्यादा बारिश होता है कि अगर ज़मीन पर लोग अपना घर बनाने लगे तो पानी उनके घरों में घुस जाएगा। इसलिए इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ के लोग करते क्या है कि मान लीजिए ये ज़मीन है, भूमि है, तो इससे 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर, इसके ऊपर वो लकड़ी का मकान इस प्रकार से बनाते हैं। क्योंकि अब बांस के खंभों पर एक तरीके से आप ईंट का मकान तो बना नहीं सकते, क्योंकि ईंट बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा और वो बांस इतना मजबूत तो होता नहीं है, वो तो टूट जाएगा। इसलिए लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर। ठीक है, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये आसाम हो जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बारिश का पानी घरों में ना घुस जाए, इसलिए 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर वो लोग बनाते हैं। उत्तर हो जाएगा आसाम। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है और पटना जो कि बिहार की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः क्या होंगी? ध्यान से समझिएगा, किसके सापेक्ष पूछा गया है? दिल्ली को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए आपको गांधीनगर यानी गुजरात की राजधानी और पटना यानी कि बिहार की राजधानी की दिशाओं के बारे में बताना है। स्क्रीन पर आप भारत का नक्शा देख सकते हैं। प्रश्न में हमसे नई दिल्ली के सापेक्ष, देखिए इसके सापेक्ष गुजरात की राजधानी गांधीनगर के बारे में पहले पूछा गया था। तो देखिए नई दिल्ली से गांधीनगर आप कैसे जा सकते हैं, और आपको 90 अंश यानी परपेंडिकुलर ही चलना होता है। ठीक है, डायरेक्शन के कंडीशन में। तो सबसे पहले आप नीचे आएंगे, नीचे यानी कि साउथ हो गया, दक्षिण हो गया, और उसके बाद आप इधर चलेंगे, इधर यानी कि वेस्ट हो गया, यानी कि साउथ वेस्ट आपका गांधीनगर हो जाएगा। और पटना बोला गया था जो कि बिहार की राजधानी है, तो इसके लिए आप दिल्ली से कैसे जाएंगे? इसके लिए भी आपको सबसे पहले नीचे आना होगा यानी कि साउथ, और इधर जाना होगा यानी कि ईस्ट। तो नई दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर का जो पोजीशन होगा साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पहले आप वेस्ट चल लीजिए, उसके बाद नीचे जाएंगे तो भी तो पहुंच जाएंगे। और इस कंडीशन में नई दिल्ली के लिए आप क्या कर सकते हैं, पहले आप ईस्ट चल लीजिए, उसके बाद अगर साउथ चलेंगे तो भी पहुंच जाएंगे। यानी कि नई दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर का पोजीशन जो हो जाएगा साउथ वेस्ट या फिर वेस्ट साउथ, और नई दिल्ली के सापेक्ष पटना का जो पोजीशन हो जाएगा वो साउथ ईस्ट या फिर ईस्ट साउथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए विकल्पों में चलते हैं। देखिए दिल्ली के सापेक्ष पहले गांधीनगर का पूछा गया था, तो गांधीनगर क्या हो जाएगा? साउथ वेस्ट मैंने आपको बोला था, दक्षिण पश्चिम। और दिल्ली के सापेक्ष पटना क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे कि चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो ये आप 9th से ही पढ़ते हैं कि मटर पर किसने प्रयोग किया था, तो ये प्रयोग किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? ध्यान से समझिएगा, ईवीएस में एनसीएफ 2005 ने 6 विषय जो सुझाए हैं उसे हम लोग 6 थीम के भी नाम से जानते हैं, 6 थीम्स। देखिए 6 थीम। अब 6 थीम से
प्रत्येक वर्ष कोई भी सेट आप उठा करके देख लेंगे, किसी भी वर्ष का एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। इस प्रश्न के साथ आप ये प्रश्न कंफर्म कर लीजिए कि भविष्य में कभी भी आप ये प्रश्न देखेंगे आपसे ये गलती नहीं होगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। जो आप दिन भर आपकी जो दिनचर्या है उसी से जोड़ करके एनसीएफ ने 6 थीम बनाए हैं। पहला कैसे, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप सुबह सो करके उठते हैं, सुबह सो करके उठते हैं तो कहाँ पर उठते हैं? आप अपने घर में ही तो सोएंगे। तो सबसे पहले आप घर में सोते हैं, जिसे हम लोग आवास बोलते हैं या फिर आश्रय बोलते हैं। तो पहला ये हो गया, ठीक है, पहला थीम ये हो गया। दूसरा देखिए, जब आप सो करके उठते हैं तो सबसे पहले किसके संपर्क में आएंगे? आपके घर में आपके परिवार के सदस्य भी सो रहे होंगे, यानी कि परिवार एवं मित्र, ये हमारा दूसरा थीम हो गया, ठीक है। परिवार एवं मित्र ये हमारा दूसरा थीम हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद से ऊर्जा के लिए हमें भोजन करना होता है, ठीक है। तो भोजन ये हमारा तीसरा थीम हो गया। उसके बाद से खाना खाने के बाद से आपको प्यास भी तो लगेगी, यानी कि पानी भी पिएंगे, यानी कि जल पानी यहाँ पर चौथा थीम हो गया। उसके बाद से देखिए, आप सो करके उठ गए, परिवार के लोगों से मिल लिए, खाना पानी खा लिए, लेकिन जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। जीवन चलाने के लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो आपको करना होगा। यानी कि आप या तो ऑफिस जाएंगे या तो कहीं कारखाने में जाएंगे, कुछ करने जाएंगे, मजदूरी जो भी करना होगा आप करेंगे, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। तो आप अपने घर से अपने ऑफिस या फिर अपने वर्कशॉप तक जाने के लिए क्या करते हैं? यात्रा करते हैं। तो पांचवा थीम हमारा हो जाएगा यात्रा। अब देखिए, ऑफिस आप पहुंच गए, या तो आप सर्विस देंगे या तो कुछ बनाएंगे। वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ बनाएंगे। तो चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये हमारा छठा थीम हो गया। चीजें जो हम बनाते हैं या करते हैं, ठीक है, ये टोटल 6 थीम हो गया। इसमें देखिए क्या आपको रटना है। मैंने जिस प्रकार से आप सुबह से उठ करके आपकी दिनचर्या थी उसी के अनुसार आपको 6 थीम बता दिया, और प्रत्येक सेट में इन 6 में से एक प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। अब चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। हमसे क्या बोला गया था कि 6 विषयों में से एक है, यानी 6 थीम में से कौन सा एक है? देखिए, पदार्थ मैंने आपको नहीं बताया, प्राकृतिक संसाधन नहीं बताया, चीजें कैसे काम करती हैं ये मैंने आपको नहीं बताया। मैंने आपको क्या बताया? चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो ये 6 थीम में से एक है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपख्यान अभिलेख, जिसे अंग्रेजी में एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोला जाता है, में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? देखिए, प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया है तो निगेटिव वाला ही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। उपख्यान अभिलेख यानी एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या दर्ज नहीं किया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो दो प्रकार के रिकॉर्ड होते हैं जिसमें अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, पोर्टफोलियो में जो होता है वो आपकी शैक्षणिक प्रगति उसमें नोट की जाती है। जैसे कि आपने साल भर में, कक्षा 3 में बच्चा है तो कक्षा 3 के दौरान पूरे साल भर वो जो कुछ भी शैक्षणिक गतिविधि करेगा, एक्टिविटी करेगा, उससे जुड़ा हुआ जो भी आंकड़ा होगा वो उसके पोर्टफोलियो में मेंटेन किया जाएगा। और बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ, जैसे कि मान लीजिए अचानक से बच्चा कक्षा 3 में था, अचानक से प्लेग्राउंड में खेल रहा था, उसको कहीं चोट लग गया, उसके सर में चोट लग गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा चिड़चिड़ा रहने लगा, उसके व्यवहार में अचानक से परिवर्तन हो गया, या फिर कुछ ऐसा उसके व्यवहार में परिवर्तन जो कि उसकी शैक्षणिक प्रगति को कहीं ना कहीं प्रभावित कर सकती है निगेटिव तौर पर, तो वो सभी चीजें उसके एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मेंटेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि कक्षा 3 में रहते हुए बालक को, जो कक्षा 3 का जो टीचर होगा उसको तो पता है कि हाँ बच्चा अब से चिड़चिड़ा रहने लगा है क्योंकि उसको चोट लगा था और उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसे ही कक्षा 4 में वो जाएगा या फिर मान लीजिए किसी दूसरे स्कूल में चला जाता है तो वहां के टीचर को तो नहीं पता होगा कि इसका व्यवहार क्यों अचानक से परिवर्तित हो गया। तो उसका सही तरीके से और सर्वांगीण विकास कराने के लिए उसका जो ये कक्षा 3 वाला एनेक्डोटल रिकॉर्ड है और जो उसका पोर्टफोलियो है वो हैंडओवर कर दिया जाता है कक्षा 4 के टीचर को, या फिर अगर किसी दूसरे स्कूल में जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि आपसे टीसी मांगा जाता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। कायदे से तो जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में मुख्यतः व्यवहार में परिवर्तन हुआ है वो टीसी में मेंटेन होना चाहिए, लेकिन ये हमारे शिक्षा विभाग और हमारे स्कूल एजुकेशन सिस्टम की एक तरीके से गंदगी कह लीजिए, एक तरीके से अपाहिजपना कह लीजिए कि वो इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। निश्चित तौर पर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आपके टीसी में ये सभी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए, तभी अगले स्कूल को पता चलेगा कि बच्चे की एक्चुअल प्रोग्रेस क्या है, आखिर इसका व्यवहार अचानक से परिवर्तित क्यों हुआ है। तो ये सभी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए जो कि नहीं की जाती हैं, ठीक है। तो ये होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड, यानी कि बच्चे में कुछ भी चीज अगर व्यवहार के तौर पर चेंज हो रही है तो उसे उसमें मेंटेन किया जाता है, ठीक है। चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। अब बच्चा का जो रुचि है,
बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो उसके व्यवहार से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो कुछ भी रुचि लेगा, जिस भी काम में रुचि लेगा, उसी के तरीके से व्यवहार करेगा, यानी वही चीज वो करना चाहेगा। यानी व्यवहार में जो कुछ भी वो परिलक्षित करता है वो उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर व्यवहार से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा मेंटेन होगा, ये हमारा मेंटेन होगा, उसमें दर्ज किया जाएगा। लेकिन प्रश्न हमसे पूछा गया था कि क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। अब ये तो दर्ज किया जाएगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर? चलिए तीसरा विकल्प देखिए क्या कहा जा रहा है कि मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी कि बच्चे का व्यवहारात्मक पक्ष जो है उसमें किसमें मजबूत है और किसमें कमजोर है, उस बात को यहां पर मेंटेन किया जाता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यानी ये भी दर्ज किया जाएगा। लेकिन प्रश्न हमसे पूछा गया क्या नहीं दर्ज किया जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखिए, निर्णय वाले कथनों को लिखना। निर्णय वाले कथन कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, बच्चा किस प्रकार से है, तो ये सभी चीजें जो हैं वो जो उसके बारे में डिसीजन लिया जाएगा बच्चे के बारे में कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, एवरेज है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत कमजोर है, तो ये सभी चीजें उसकी शैक्षणिक प्रगति में चली जाएंगी। यानी कि बच्चा देखिए, अब शैक्षणिक प्रगति और एनेक्डोटल दोनों को मिला करके देखा जाएगा कि आखिर बच्चे का परफॉर्मेंस पहले ठीक था लेकिन अब कम हुआ, तो इसका प्रभाव उसके व्यवहार में ऐसा क्यों पड़ा, तो वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड बताएगा। लेकिन जो उसके बारे में निर्णय लिया जाएगा कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, वो उसके पोर्टफोलियो में मेंटेन किया जाता है, ना कि एनेक्डोटल में। तो ये एनेक्डोटल में मेंटेन नहीं किया जाएगा, और यही हमसे पूछा गया था क्या मेंटेन नहीं किया जाएगा, तो ये मेंटेन नहीं किया जाएगा। इसके बाद से देखिए पहला दिया गया है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। तो समस्याग्रस्त स्थिति का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई शैक्षणिक गतिविधि कराई जा रही है, उसमें भी अगर बच्चे को कुछ समस्या आ रही है, तो ऐसा थोड़ी है कि उसको एनेक्डोटल में रिकॉर्ड कर देंगे, नहीं। अगर बच्चे के व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ तब उसे हम लोग एनेक्डोटल में मेंटेन करेंगे। अगर शैक्षणिक गति से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसे एनेक्डोटल में मेंटेन नहीं किया जाता है, तो ये भी मेंटेन नहीं होगा। और हमसे यही पूछा गया था कि क्या दर्ज नहीं करना है, तो ये भी दर्ज नहीं करना चाहिए, यानी कि ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए विकल्पों में चलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है ए और बी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आप एक एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। इंटीग्रेटेड कक्षा कहने का मतलब कि ध्यान से समझिएगा, एनसीएफ 2005 ईवीएस को एक इंटीग्रेटेड विषय के तौर पर पढ़ाने की बात करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में ईवीएस की कोई अलग से पुस्तक है ही नहीं। इसके अलावा कक्षा 3, 4 और 5 में बच्चे को जो ईवीएस पढ़ाया जाता है, हमारा परिवेश नाम से आता है, जिसमें बच्चे के लिए सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा तीनों को एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। और कक्षा 1 और 2 में अब ईवीएस की अलग से बुक नहीं है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसको ईवीएस नहीं पढ़ाया जाएगा, उसको कक्षा 1 और 2 में भी ईवीएस पढ़ाया जाता है। लेकिन कैसे पढ़ाया जाता है? उसको भाषा और गणित से जोड़ करके पढ़ाया जाता है। भाषा से कैसे, ध्यान से समझिएगा। बच्चे पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। तो कैट यानी कि बिल्ली। बिल्ली बच्चा बचपन से अपने परिवेश में देख रहा है। अब बचपन से जो परिवेश में देख रहा है, परिवेश क्या हो गया? उसके वातावरण का पार्ट। और वातावरण क्या है? वही तो ईवीएस है। तो ईवीएस में जो कुछ भी उसने देखा, परिवेश में जो कुछ भी देखा, परिवेश में जो कुछ भी देखा उसको पढ़ाया जा रहा है। किसके माध्यम से? सी के माध्यम से। और सी क्या है? अंग्रेजी भाषा का अल्फाबेट है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि भाषा के माध्यम से उसको ईवीएस पढ़ाया जाता है। इसी प्रकार से गणित के माध्यम से मैंने आपको बताया कि कक्षा 1 और 2 में बच्चे को ईवीएस पढ़ाया जाता है। गणित के माध्यम से कैसे? देखिए, बच्चे को सिखाया जाता है गिनती, 1, ये 2, ये 3, और इसके आगे एक कुत्ते का चित्र बना रहेगा, इसके आगे 2 बिल्ली का चित्र बना रहेगा, इसके आगे 3 मुर्गियों का चित्र बना रहेगा। तो इस प्रकार से देखिए, बच्चा गिनती सीख रहा है, लेकिन वो किससे जोड़ा जा रहा है? उसके परिवेश से, क्योंकि कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी वो सब कुछ अपने परिवेश में देखा हुआ है। यानी कि ये उस बच्चे का परिवेश यानी वातावरण जो है वो कहीं ना कहीं उसके गणित से जोड़ करके बताया जा रहा है। तो इसीलिए कक्षा 1 और 2 में अलग से ईवीएस की कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं होती है, बल्कि भाषा और गणित के माध्यम से उसको ईवीएस बताया जाता है। और कक्षा 3, 4, 5 में उसको ईवीएस में ही 3 एक तरीके से विषयों को समाहित किया गया है, एकीकृत किया गया है, जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और एक तरीके से पर्यावरण शिक्षा, तीनों को एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। ठीक है, चलिए चौथा विकल्प दिया गया, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। ये तो विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। जब उसकी पाठ्य पुस्तक में ही एकीकृत किया गया है तो अलग अलग टीचर की जरूरत थोड़ी है।
अब आप खुद सोचिए ना, आप प्राइमरी के टीचर हैं, प्राइमरी का जो टीचर होता है उसके लिए सब्जेक्ट टीचर वर्ड यूज नहीं किया जाता, सब्जेक्ट टीचर कक्षा 6 से 8 तक के लिए यूज किया जाता है। यानी प्राइमरी का जो टीचर है वो सभी विषयों को पढ़ाता है। तो आप यहां पर पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध कैसे करेंगे, जबकि उसकी पुस्तक में ही एकीकृत करके दिया गया है। यानी एनसीएफ ये कहता है कि उसको एकीकृत करके बताना है, अलग से टीचर करने की आवश्यकता ही नहीं है, उसको तीनों विषयों को एकीकृत करके बताना है। ठीक है, चलिए ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। यही विकल्प चौथे में भी दिया गया है। जब उसके विषय में ही एकीकृत है तो एज ए टीचर हमें भी एकीकृत करके ही पढ़ाना है, अलग से टीचर की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा देखिए, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। ये भी गलत हो गया, क्योंकि ईवीएस जो है वो एकीकृत प्रकृति का है, तो अलग अलग नहीं पढ़ाना है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे। ये सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। जब एक ही पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिला देंगे तो ये क्या हो गया, ये एकीकृत प्रकृति हो गया, जो कि एनसीएफ सजेस्ट करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के विद्यार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत क्या चाहता है? पुनीत जो कि एक शिक्षक हैं, वो उन्होंने बच्चे को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले उनको कहा कि आप पाचन तंत्र बनाइए। तो ये बनवाने का, ये चित्र बनवाने का क्या उद्देश्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर अभी देखिए क्या बोला जा रहा है कि वो पढ़ाने से पहले जो बच्चों को पाचन तंत्र पढ़ाने से पहले ये सभी एक्टिविटी कराया गया है। तो पढ़ाने से पहले बच्चे का मूल्यांकन थोड़ी होगा, पढ़ाने के बाद तो मूल्यांकन किया जाएगा ना कि बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं है। ये विकल्प कह रहा है कि पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करने के सेंस में नहीं। देखिए, बच्चे से प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि बच्चे से ये जानने की कोशिश की जाती है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बच्चा पहले से कितना पूर्व ज्ञान रखा हुआ है, तभी तो उसके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाएगा। जब हमें पता होगा एज ए टीचर कि बच्चा इतने लेवल तक जानता है और इसके आगे हमें बच्चे को बताना होगा, समझाना होगा, तो यहां पर मूल्यांकन नहीं होगा, बल्कि उसका पूर्व ज्ञान जानने के लिए टीचर ने उसको पाचन तंत्र बनाने को कहा है। तो मूल्यांकन गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। यहां पर ड्राइंग जो है उसके लिए अलग कक्षा होगी, ड्राइंग का अलग विषय होता है, उसको ईवीएस के माध्यम से ड्राइंग थोड़ी बताया जाएगा। तो यह विकल्प गलत हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख देखिए, अभी मैंने इसके पहले वाले प्रश्न में आपको बताया था कि ईवीएस जो है वो एकीकृत करके पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आप ईवीएस में ही एकीकृत कर देंगे। यहां पर ड्राइंग के लिए अलग विषय है, ईवीएस में केवल उन्हीं सब्जेक्ट्स को एकीकृत किया जाएगा जिसे एनसीएफ ने कहा है। एनसीएफ ने सिर्फ 3 विषय को एकीकृत करने के लिए कहा है, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। इसके अलावा आप जबरदस्ती किसी अन्य सब्जेक्ट जैसे ड्राइंग को ईवीएस में नहीं एकीकृत करेंगे। तो कोई भी एक विकल्प जो कि इन तीनों विषयों के अलावा उसके साथ जोड़ने की बात करेगा वो हमेशा ईवीएस के सेंस में निगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि आपको एनसीएफ के अकॉर्डिंग ही उत्तर देना होता है। ठीक है, पहले विकल्प की बात करेंगे, परीक्षण करना कि विद्यार्थी नामांकित आरेख बना सकता है या नहीं। ये भी कहीं ना कहीं ड्राइंग से जुड़ा हुआ है, तो ये भी विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। विचारों को प्राप्त करना यानी बच्चे के पूर्व ज्ञान के बारे में टीचर जानना चाहता है कि वो बच्चे जो है वो पाचन तंत्र के बारे में कितना पहले से जानते हैं, तभी तो वो उनके पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा सही नहीं है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए, 2 प्रकार के मूल्यांकन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीएफ 2005 कहता है। पहला, रचनात्मक मूल्यांकन, जिसे सतत और व्यापक मूल्यांकन के तौर पर भी जानते हैं, और दूसरा होता है समेटिव असेसमेंट, जो कि सत्र के अंत में होता है। जो आपकी फाइनल परीक्षा होती है उसे हम लोग समेटिव असेसमेंट बोलते हैं। और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, यानी रचनात्मक आकलन क्या होता है, तो जो कक्षा में टीचर के द्वारा कुछ भी चैप्टर या फिर कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, उस संप्रत्यय उस कॉन्सेप्ट के पढ़ाने के दौरान बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसी दौरान उसका जो मूल्यांकन किया जाता है उसे हम लोग रचनात्मक मूल्यांकन के तौर पर जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं बच्चे को कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, तो बीच बीच में मैं बच्चे से पूछता रहूंगा, कुछ क्रॉस क्वेश्चन कुछ पूछूंगा, ताकि एज ए टीचर मुझे पता चल सके कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो बच्चों को समझ में भी आ रहा है या नहीं। क्योंकि आज अगर मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूं और अगर
6 महीना बाद, 1 साल बाद बच्चे का मूल्यांकन करूं, तो इस कॉन्सेप्ट जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूं उस पर डिपेंडेंट अन्य कॉन्सेप्ट को भी बच्चा नहीं समझ पाएगा अगर आज वाले प्रॉब्लम में, आज वाले कॉन्सेप्ट में उसको दिक्कत होगा तो। इसलिए जरूरी ये होता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूं उसी दौरान उसका मूल्यांकन हो। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है। यानी सतत मीन्स लगातार, यानी कि जब जब आप पढ़ाएंगे या फिर जब भी बच्चा कोई एक्टिविटी करेगा उसी दौरान उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया कि इसी फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में कौन सा सही नहीं है। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। चूंकि प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया तो विकल्प भी हमारा निगेटिव वाला ही होना चाहिए। ठीक है, चौथा विकल्प जो है वो पॉजिटिव सेंस में। क्यों? क्योंकि बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। यानी कि बच्चा सीख पा रहा है या नहीं, कहां पर उसको दिक्कत है, ये जानकारी ही तो है बच्चे के बारे में, तो ये उसके आकलन में मदद कर सकती है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। तीसरा देखिए, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ये भी बात बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अपना सेल्फ असेसमेंट भी कर सकते हैं इस रचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर। मान लीजिए एज ए टीचर मैं आज बच्चे को कॉन्सेप्ट कोई पढ़ा रहा हूं, अब बच्चा उसको खुद समझ सकता है, अपने से खुद क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि अगर ये चीज़ें ऐसी हुई तो ये क्यों हुई। अब बच्चा खुद असेसमेंट कर पाएगा ना कि हाँ टीचर ने ये पढ़ाया लेकिन मुझे इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वहीं बोला जा रहा है कि इससे छात्रों की प्रगति निगरानी करनी है। यानी कि ये कहीं ना कहीं छात्रों की प्रगति को मॉनिटर कर सकता है रचनात्मक आकलन के माध्यम से। ये बच्चा खुद से भी कर सकता है और टीचर भी कर सकता है। टीचर भी क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकता है और बच्चे के बारे में जान सकता है कि बच्चा समझ पा रहा है अथवा नहीं। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव सेंस में, तो हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। दूसरा देखिए, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। अब मान लीजिए आज मैं बच्चे को कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, अब 6 महीने बाद जब मैं बच्चे का असेसमेंट करूंगा, मूल्यांकन करूंगा, उस समय तो इस पर आधारित कई कॉन्सेप्ट मैं और बच्चों को पढ़ा चुका हूंगा। यानी कि जैसे आपके जो किताब में चैप्टर्स दिए गए रहते हैं वो एक के बाद एक क्रम में इसलिए दिए गए रहते हैं ताकि एक कॉन्सेप्ट जो पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा उस पर डिपेंडेंट अगला चैप्टर होता है। यानी कि अगर आज मैंने जो प्रॉब्लम पढ़ाया, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, उसमें अगर बच्चे को प्रॉब्लम है तो 6 महीने बाद जब मैं उसका असेसमेंट करूंगा तो उस कॉन्सेप्ट पर आधारित जो अन्य कॉन्सेप्ट पढ़ाया होऊंगा पिछले 6 महीने में, उसमें भी तो बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। यानी कि इस प्रॉब्लम की जड़ जो कि आज के क्लास में थी उसको आज ही अगर मैं सही समय पर उस पर कार्रवाई करते हुए उस प्रॉब्लम को दूर कर देता तो निश्चित तौर पर बच्चे को कोई समस्या नहीं होती। वहीं बोला जा रहा है कि अधिगम की सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई, यानी कि जब बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है उसी समय उस पर कार्रवाई लिया जाना चाहिए, एक्शन किया जाना चाहिए ताकि उसकी उस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। तो यह भी बात बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, इसलिए हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसका सूचना दी जानी चाहिए। यह विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि जब रचनात्मक मूल्यांकन सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करता है यानी बच्चे का रोज असेसमेंट होना ही होना है। अब रोज असेसमेंट का मतलब यह नहीं है कि पेपर पेंसिल के माध्यम से बच्चे का परीक्षा लिया जाएगा, नहीं, कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसी दौरान मौखिक तरीके से बच्चे को पूछा जा सकता है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन टीचर के द्वारा पूछा जा सकता है या फिर किसी भी गतिविधि खेल के दौरान उसी माध्यम से, जिस एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे कुछ कर रहे हैं उसी के माध्यम से बच्चे का असेसमेंट किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि पेपर पेंसिल के माध्यम से। ठीक है, तो जब रोज हो रहा है तो इसको तिमाही का हम लोग क्यों इंतजार करेंगे एज ए टीचर? ये विकल्प निगेटिव है। चूंकि निगेटिव है और प्रश्न भी निगेटिव सेंस में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, स्मिता जो कि एक शिक्षिका है अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती हैं। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ध्यान से समझिएगा, किसके संबंध में? कार्य के संबंध में। और लैंगिक विषमता को और रूढ़िवादी छवि के प्रति संवेदनशील करना, यानी कि रूढ़िवादी जो पहले से छवि है कि लड़कियां हैं तो घर का चूल्हा चौका संभालेंगी, लड़के हैं तो बाहर जाकर के आजीविका का साधन जुटाएंगे, इस छवि को कम करने के लिए, या फिर लैंगिक विषमता की महिला है तो ये काम नहीं कर सकती, पुरुष है तो ये काम नहीं कर सकता, इसको कम करने के लिए कौन सा कार्य का उदाहरण टीचर के द्वारा दिया जा सकता है? ये विकल्प हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करना, यानी कि जो पहले से रूढ़िवादी मॉडल हमारे समाज में व्याप्त है कि महिलाएं हैं तो वो घर का चूल्हा चौका ही संभालेंगी, इस प्रकार से जो पहले से हमारे समाज में व्याप्त है उसको प्रस्तुत करने की बात की जा रही है। तो इससे बच्चे
उस लैंगिक विषमता को कहाँ समझ पाएंगे। वो तो समझेंगे कि हाँ, जो चीज़ें समाज में चली आ रही हैं वो ठीक है, जब तक उसको विरोध करके नहीं बताया जाएगा कि नहीं ये गलत है, बल्कि लिंग के आधार पर किसी का कार्य नहीं तय होता। कि क्योंकि आज आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े शेफ मेल भी हैं, 5 स्टार होटल में बहुत बड़े बड़े शेफ हैं मेल हैं, और महिलाएं आज किस फील्ड में नहीं है। आप देखेंगे एयरफोर्स में है, इसके अलावा पायलट हैं, ट्रेन ड्राइवर हैं, हर फील्ड में महिलाएं हैं। तो इस प्रकार का उदाहरण अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित तौर पर लैंगिक विषमता वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको चुनौती मिलेगी, और बच्चे के मन में ये धारणा बनेगी कि नहीं, लिंग के आधार पर आप किसी का कार्य तय नहीं कर सकते कि ये महिला है तो ये काम करेगी और पुरुष है तो ये काम करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे को कुछ ऐसा उदाहरण देना होगा जिससे बच्चे को प्रत्यक्ष मूर्त अवस्था में देखने को मिले कि हाँ, महिलाएं हैं तो ये भी काम कर सकती हैं, जो कि अब तक रूढ़िवादी समाज में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। तो पहला तो एक तरीके से नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। अब केवल फ्लैश कार्ड दिखाने से थोड़ी होगा, समाज में जो चीजें व्याप्त हैं उसको केवल कार्ड दिखाने से कोई थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर किताब में लिख देने से कोई थोड़ी एक्सेप्ट कर लेगा। किताब में तो आपकी बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, लेकिन क्या हम लोग उसको अडॉप्ट कर पाते हैं? नहीं। परिवार में जो हमसे बड़े हैं, जिस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं उसी प्रकार से हम भी व्यवहार करते हैं, उनका अनुकरण करते हुए। आप लोग देखेंगे कि जिस घर में माहौल अच्छा नहीं है वहां के बच्चे धीरे धीरे बिगड़ने लगते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्या वो नैतिक शिक्षा वाला बुक नहीं पढ़ रहे होंगे? बिल्कुल पढ़ रहे होंगे, लेकिन बच्चे जो अपने प्रत्यक्ष वातावरण में देखते हैं उसको जल्दी अडॉप्ट करते हैं किताबों की तुलना में। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा साफ करने को कहें, तो ये तो एक तरीके से आप और लैंगिक विषमता को बढ़ावा दे रहे हैं कि लड़के ही काम करेंगे, लड़कियां ये काम नहीं करेंगी। और वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से जितने भी वर्ड होते हैं विकल्प को संकुचित कर देते हैं। अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो ऐसे वाले शब्द वाले विकल्प कभी भी हमारा उत्तर नहीं होंगे, ये हमेशा निगेटिव होता है। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करेंगे जो ऑटो चालक है। अब देखिए, हमारे समाज में ये अवधारणा है, या फिर रूढ़िबद्ध अवधारणा कह सकते हैं कि महिलाएं जो होती हैं वो ऑटो नहीं चला सकती। तो अगर इस प्रकार का कुछ मूर्त उदाहरण बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा कि नहीं, महिला होते हुए भी ये ऑटो चालक है, तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं जो पहले से रूढ़िवादी विचार चले आ रहे हैं कि महिलाएं हैं तो वो घर का ही काम करेंगी, वो ऑटो नहीं चला सकती हैं, तो उसको कहीं ना कहीं चुनौती मिलेगी, और इसकी वजह से जो लैंगिक विषमता है उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि बच्चा मूर्त चीज़ों को देख रहा है, अपने समाज में इन चीज़ों को होते हुए देख रहा है मूर्त अवस्था में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कक्षा 5 का समयन एक बच्चा है, कक्षा 5 में जो पढ़ता है, कहा यह जा रहा है कि समयन जो कि एक बच्चा है आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य यानी कि क्लास वर्क नहीं करता है। आगे पढ़िए, मुद्दे को हल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है। यानी कि एज ए टीचर हम उस बच्चे को कैसे समझाएंगे या फिर कैसे ट्रीट करेंगे अगर वो अपना होमवर्क या फिर क्लास वर्क नहीं कर रहा है तो। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहले चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे। तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? मान लीजिए आज बच्चा प्राइमरी में है, लेकिन धीरे धीरे प्राइमरी में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे आते हैं। कक्षा 1 में बच्चा है, आप उसको आसान गृह कार्य दे रहे हैं, कक्षा 5 में चला गया, फिर भी अगर वो क्लास वर्क नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो भी क्या आप उसको केवल अल्फाबेट लिखने के लिए देंगे, आसान कार्य देंगे? नहीं, ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बल्कि अगर बच्चा होमवर्क या फिर क्लास वर्क नहीं कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। हो सकता है उसका पढ़ाई में मन ना लग रहा हो सकता हो उसके घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हो जो कि जिसकी वजह से उसका पढ़ाई पे फोकस नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी चीजें हो सकती है। तो सबसे पहले एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हम रूट कॉज पता करें कि आखिर बच्चा इस प्रकार से व्यवहार क्यों कर रहा है। आखिर कक्षा में अगर 100 बच्चे हैं, 99 बच्चे अपना क्लास वर्क कर रहा है, तो एक बच्चा क्यों नहीं कर रहा है? क्या जो विधि एज ए टीचर मैं बच्चे को पढ़ाने के लिए यूज कर रहा हूं, क्या वो विधि में वो बच्चा कंफर्टेबल नहीं है? क्या वो उसको समझ में नहीं आ रहा है? ये सभी चीजें एज ए टीचर हमें डायग्नोस करनी होती है। ठीक है, तो चौथा विकल्प जो दिया गया है कि उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे, ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें, यह भी कहीं ना कहीं निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अगर घर का माहौल ठीक नहीं है तो माता पिता से बात करेंगे तो भी क्या वो माहौल को बिल्कुल सुधार देंगे अचानक से? नहीं, उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो यहां पर ये चीजें हमें पर्टिकुलर एज ए टीचर खुद से सॉर्ट आउट करनी होंगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि तारे जमीन पर एक मूवी आपने देखी होगी जिसमें बच्चा जो कि कंफर्टेबल नहीं था पढ़ाई में, डिसलेक्सिया से जूझ रहा था। डिसलेक्सिया पर बेसिकली तारे जमीन पर मूवी बना हुआ है, जिसमें जो छोटा बच्चा है कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वो बी और डी में अंतर नहीं कर पाता है, यानी कि वो पढ़ करके अल्फाबेट नहीं समझ पा रहा था। तो
वहाँ के जो टीचर हैं उसके माता पिता से जब कंप्लेंट करते हैं तो उनके पिता जो थे वो भी उस बच्चे को नहीं समझ पा रहे थे। यानी कि अगर प्रॉब्लम अगर माता पिता से सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो एज ए टीचर ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके माता पिता ने बीएड डीएलएड नहीं किया है। आपने साइकोलॉजी पढ़ी है बच्चों की कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर सामयिक तरीके से अगर बच्चा अस्थिर है तो क्या इसके लिए पॉसिबल इसका समाधान हो सकता है। तो माता पिता से सलाह देना या फिर उनसे बातचीत करना इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है। दूसरा विकल्प दिया गया, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरे करने में मदद करेंगे। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आप इससे उस बच्चे को अपाहिज बना रहे हैं। बच्चा अगर अपना होमवर्क आज नहीं कर रहा है तो जिंदगी भर अगर दूसरा कोई बच्चा उसका होमवर्क कर देगा तो बच्चा कहाँ कुछ सीख रहा है। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि बच्चे की जगह कोई दूसरा बच्चा प्रयास करेगा और उसका अधिगम हो जाएगा। नहीं, अधिगम की परिभाषा यह कहती है कि बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होगा उसे अधिगम बोलेंगे। अब प्रयास भी उस स्वयं के बच्चे को करना होगा, कोई दूसरा बच्चा उसकी जगह पे थोड़ी प्रयास करने जाएगा। तो यह भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करेंगे। यह सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करेंगे एज ए टीचर, और उसके बाद से उसकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए उसका जो क्लास वर्क है उसको समायोजित करेंगे। मान लीजिए बच्चा दृष्टिबाधित है, अन्य बच्चे सभी नॉर्मल है, ये बच्चा दृष्टिबाधित है और इस वजह से ना देख पाने की वजह से वो अपना होमवर्क क्लास वर्क नहीं कर पा रहा है। तो क्या हम जबरदस्ती उसको उसके माता पिता से बोलेंगे या फिर उसको डांटेंगे या फिर उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे? नहीं, उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको पहचानेंगे, डायग्नोस करेंगे और उसके हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे एज ए टीचर हम भी, कि हाँ बच्चे को जिस वे में इंफॉर्मेशन को रिसीव करना है उस वे में हम उसकी मदद करें इंफॉर्मेशन को रिसीव करने में, ताकि बच्चा कम से कम थोड़ा कंफर्टेबल, और धीरे धीरे जैसे वो कंफर्टेबल होगा वो रुचि लेने लगेगा और धीरे धीरे अधिगम करने लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद आयोजन किया। आगे पढ़िए, मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ध्यान से समझिएगा। एक डिबेट आयोजित किया गया है एक टीचर के द्वारा। टॉपिक कुछ भी हो उससे कोई मतलब ही नहीं है, टॉपिक कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि ये जब डिबेट कराया जाता है कक्षा में, इस प्रकार के वाद विवाद कराए जाते हैं तो इसका क्या उद्देश्य होता है? तो किसी भी मुद्दे पर बातचीत जब हम लोग करते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि कई अलग अलग प्रकार के आइडियाज आते हैं और प्रत्येक बच्चे को अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ लेव वाइगोस्की ने जो कहा था कि बच्चे ग्रुप में इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं, वार्तालाप के माध्यम से सीखते हैं, संवाद के माध्यम से सीखते हैं, तो ये सब उसके लिए अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। वह पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि डीजल वाली गाड़ी पूरी तरीके से बंद हो जाए? नहीं। और उसके वाद विवाद करने से क्या वो गाड़ी बंद हो जाएगी? नहीं बंद होगी, लेकिन एटलीस्ट उसके क्या घाटा है, उसका क्या फायदा है उस डीजल वाले इंजन वाली गाड़ी का, इसके बारे में चर्चा विमर्श करने से कम अनेक प्रकार के आइडियाज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दूसरा विकल्प देखिए, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। देखिए, डिबेट इसलिए कराया जाता है किसी भी मुद्दे पर कि उसमें पक्ष और विपक्ष पर लोग अपना तर्क देते हैं। इसका कतई भी मतलब ये नहीं है कि जो पक्ष में दे रहा है वो गलत है या फिर विपक्ष में दे रहा है वो गलत है। यहां पर डिबेट, एक हेल्दी डिबेट इसलिए कराया जाता है ताकि किसी एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि सभी के विचारों को हम लोग शेयर कर पाएं, अपने विचारों को शेयर कर पाएं और दूसरे के विचारों को ले पाएं। हो सकता है उन सबके विचारों के माध्यम से एक बेहतरीन आइडिया निकल जाए। इसका कतई भी उद्देश्य नहीं होता है किसी को सही ठहराना या फिर किसी को गलत ठहराना, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, यह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों और छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, तो ये भी विकल्प निगेटिव है। एक ही विकल्प बचा, यह इस मुद्दे पर छात्रों के कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करेगा। यानी कि देखिए, जो कई पर्सपेक्टिव होते हैं कि प्रत्येक बच्चे का अपना एक पक्ष हो सकता है कि इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फायदे हैं, तो उसके बारे में प्रत्येक बच्चे को एक तो बोलने का अवसर मिलेगा। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार सबका अधिगम अर्थपूर्ण किया जा सकता है, साथ ही साथ कई विचार आएंगे इससे। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ईवीएस में मानचित्रण कौशल यानी कि जो मैपिंग होता है वो किसमें डेवलप करता है, मतलब कि किसमें हेल्प करता है, क्या विकसित करने में हेल्प करता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, जब भी हम लोग मानचित्र बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि सापेक्ष स्थिति को दिखाते हैं। जैसे कि भारत का नक्शा भी अगर बच्चे को बनाना है
तो पूरे भारतवर्ष को एक पेपर पर तो हम लोग रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, यानी कुछ ना कुछ हमें मानक मानना होगा और उसके हिसाब से सापेक्ष स्थिति दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऊपर से बना रहे हैं तो इस प्रकार से मान लीजिए जम्मू कश्मीर ऊपर है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर ऊपर है, तो ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर आप नीचे केरल के पास ला देंगे, नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा। इसके बाद से यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, यहाँ पर मान लीजिए दिल्ली है, उसके बाद से यहाँ पर सटे यूपी है, उससे सटे बिहार है, तो ऐसा नहीं है कि यूपी को आप यहाँ पर गुजरात पर ला देंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये एक वस्तु से या फिर एक स्थान विशेष के सापेक्ष दूसरी स्थान विशेष या फिर वस्तु की सापेक्ष पोजीशन क्या है उसको समझने में और उसके एक तरीके से रिलेटिव जो पोजीशन होती है उसको समझने में बच्चे को मदद करता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया है लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, तो ये बहुत संकुचित है, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए पूर्वानुमानों और गणना के कौशलों को विकसित करता है। गणना तक तो ठीक था, क्यों गणना ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें एक अनुपात मान करके ही उस पूरे मैप को खींचते हैं, तो गणना तो ठीक है, लेकिन पूर्वानुमान इसमें नहीं होता है। अब मान लीजिए मैं मैप बनाना चाह रहा हूं या फिर किसी भी कक्षा का नक्शा बनाना चाह रहा हूं, तो क्या मैं उसमें पूर्वानुमान अपना कुछ अनुमान लगाऊंगा? नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जब मुझे मैप बनाना है, मानचित्र बनाना है, तो उसको देख करके ही मैं बनाऊंगा, यहां पर अपना पूर्व अनुमान कुछ थोड़ी लगाऊंगा। तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। रिकॉर्डिंग यानी कि डेटा को रिकॉर्ड मेंटेन करने के सेंस में है, तो यहां पर कोई आंकड़े को लिखना नहीं है बल्कि सापेक्ष पोजीशन के हिसाब से उसका मानचित्र बनाना है, तो यह रिकॉर्डिंग नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। यहां पर देखिए रिलेटिव पोजीशन की बात की जा रही है, जब भी मानचित्र आएगा तो वहां पर रिलेटिव पोजीशन वाला हमेशा एप्रोप्रिएट होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, यानी कि ईवीएस में जैसा कि आपको ज्ञात होगा कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की अलग से कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है। कक्षा 3, 4, 5 में हमारा परिवेश नाम से है, जिसमें बच्चे के लिए सोशल साइंस यानी एसएसटी, इसके अलावा बच्चे को साइंस यानी कि विज्ञान और इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस, ये तीनों मिलाकर के पर्यावरण अध्ययन, ये तीनों मिलाकर के बच्चे को ईवीएस यानी हमारा परिवेश में ये शामिल किया गया। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि ये एकीकृत प्रकृति जो होती है वो किस में सहायक होती है, तो ये सहायक इसलिए है ताकि बच्चे का जो करिकुलम है, जो उसकी पाठ्यचर्या है, उसको कम किया जाए। जब बच्चा पहली बार कक्षा 1 में जाता है तो उस पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, क्योंकि बच्चे को भाषा तो सिखानी है, तो उसके में हिंदी तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा गणित सिखानी ही सिखानी है, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा बच्चे को और जो जरूरी चीज़ें हैं वो सिखानी, लेकिन कक्षा 1 में ही बच्चे पर इतना बर्डन नहीं डाला जा सकता कि ईवीएस उसको कक्षा 1 से पढ़ाया जाए, इसलिए उसको एकीकृत कर दिया गया है भाषा और गणित से। और इसी तरीके से जब बच्चा कक्षा 3, 4, 5 में जाता है तो उस समय अन्य लैंग्वेजेस से माफ़ कीजिएगा अन्य सब्जेक्ट से, जैसे कि एसएसटी हो गया, साइंस से हो गया, ईवीएस हो गया, उससे एकीकृत किया गया, इसलिए ताकि एक्स्ट्रा करिकुलम में उस पर कोई बर्डन ना पड़े, उस पर कोई बोझ ना पड़े। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया दी गई सूचनाओं और विवरणों को सीखने में, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। विद्यार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने में और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, ये भी कोई इसका औचित्य नहीं बनता है। पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, तो यहां पर पाठ्यचर्या के भार को कम करना यहां तक तो ठीक था, लेकिन विशिष्ट प्रकरण को पेश करने में ये एप्रोप्रिएट नहीं है। एक ही विकल्प बचा पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों एप्रोप्रिएट है? यहां पर एक लाइन मेंशन किया गया शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्वक सीखने में। मैंने आपको क्या बताया कि कक्षा 1 और 2 में ईवीएस की अलग से पुस्तक नहीं है, बल्कि बच्चे को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। जैसे कि बच्चे को अ से अनार पढ़ाया जाएगा। अनार बच्चा अपने परिवेश में देखा हुआ है, क्योंकि 6 साल का जब बच्चा होगा तब प्राइमरी में कक्षा 1 में पहली बार जाएगा। 6 साल में कभी ना कभी तो वो अनार खाया होगा, यानी कि उसके परिवेश से जोड़ते हुए उसको भाषा बताई जा रही है। वहीं बोला जा रहा है कि शिक्षार्थियों को सार्थक पूर्ण सीखने में यह मदद करता है। क्यों? क्योंकि एनसीएफ 2005 साफ शब्दों में यह कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है, इसलिए ये उसके लिए सार्थक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, यानी हमसे यह कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा विकल्प है जो कि ईवीएस में असेसमेंट के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता, या फिर ये कह सकते हैं कि कम इंपॉर्टेंस है, इस सेंस में आप कह सकते हैं। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, दिया गया सहयोग। देखिए बच्चे क्या करते हैं कि ईवीएस में विभिन्न प्रकार के ईवीएस के अंतर्गत ही वो एसएसटी पढ़ता है, उसके अलावा हिस्ट्री पढ़ता है। तो हिस्ट्री में क्या होता है कि विभिन्न जगहों पर शैक्षणिक भ्रमण जो कराया जाता है, वहां पर बच्चे एक दूसरे का सहयोग करते हुए ही शैक्षणिक भ्रमण पर जाते हैं, या फिर कुछ भी अगर बच्चा कर रहा है, एक्टिविटी कर रहा है, तो वो सहयोग करते हुए ही करेगा।
ठीक है। तो ये सहयोग कहीं ना कहीं ईवीएस से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था। दूसरा देखिए, न्याय के प्रति सरोकार, तो ये भी हमारा पॉजिटिव है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। समानता के प्रति सरोकार, ये भी हमारा पॉजिटिव है क्योंकि बच्चे को एसएसटी के अंतर्गत उसको समाज में जिस प्रकार से लोग रह रहे हैं, क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे को ईवीएस उसके परिवेश से जोड़ करके बताना है। परिवेश में उसके समुदाय के लोग भी हैं, उसके माता पिता, उसके आस पड़ोस के लोग, तो सबका सहयोग करते हुए चलना है। सबके लिए न्याय संगत बातें होनी चाहिए और सबके समानता की बात होनी चाहिए। वही चीज़ें तो ये कह रहा है क्योंकि बच्चा अपने समुदाय से जुड़ा हुआ है और समुदाय उसका क्या है, समुदाय उसका परिवेश है और परिवेश उसका क्या है, वातावरण है। वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस में। तो ये सभी चीज़ें पॉजिटिव थी, लेकिन चूंकि प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया था इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। एक ही विकल्प बचा, अवधारणा मानचित्र। अब यहां पर देखिए, अवधारणा मानचित्र को अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट मैपिंग कहते हैं, यानी कि एक कॉन्सेप्ट को अगर आपने एक परिस्थिति में सीख लिया तो उसका दूसरी परिस्थिति में यूज कर पाना, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग यानी कि अवधारणा मानचित्र। तो ये जरूरी नहीं है कि केवल ईवीएस में हो, ये तो मैथ में भी होता है। अगर मैंने आपको एक प्रमेय मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये प्रमेय मैंने आपको बता दिया। अब अगर अगला प्रश्न मैं पूछूं आपसे कि ये मान लीजिए 50 अंश का है और ये मान लीजिए कि 60 अंश का है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? तो अभी मैंने जो प्रमेय आपको बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, अगर उसका प्रयोग करते हुए आप इस कोण का मान निकाल ले रहे हैं, यानी कि इस कॉन्सेप्ट का यूज आप इसको सॉल्व करने में कर पा रहे हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। यानी कि एक परिस्थिति में सीखी हुई बातों का दूसरी परिस्थिति में प्रश्न को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट को यूज करना, इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये सभी विषय में होता है। पर्टिकुलर प्रश्न हमसे ईवीएस के बारे में पूछा गया है, तो केवल ये ईवीएस के लिए नहीं है, इसलिए ये कम इंपॉर्टेंस होगा बाकी की तुलना में। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्यपुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य है? यानी कक्षा 5 के बच्चों के ईवीएस के यानी हमारा परिवेश नामक पुस्तक में अल बिरूनी के द्वारा जो 1000 साल पहले जो तालाबों का वर्णन किया गया है, उसके बारे में उसकी पुस्तक में देने का क्या उद्देश्य है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे हम इतिहास के बारे में कैसे जानते हैं, जो पहले के लेखक हैं जिन्होंने कभी भ्रमण किया होगा, जैसे दूसरे देशों से आते थे लोग भ्रमण करने, और उस समय के तत्कालीन समय में जो परिस्थितियां थी उसको अपने पुस्तक के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से वो लोग लिख करके रिप्रेजेंट करते थे। तो यही सब तो स्रोत है, हम अपने इतिहास के बारे में जानते हैं। इसके अलावा मान लीजिए पहले के जो सिक्के चलते रहे हों, पहले के जो बर्तन चलते रहे हों, पहले के जो औजार चलते रहे हों, उन्हीं सब के से तो जो खुदाई से प्राप्त होते हैं, उसी से तो हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। तो वहीं बोला जा रहा है कि यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। ये तो बात बिल्कुल पॉजिटिव है, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, तीसरा वाला देखिए, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यानी कि उस समय की क्या क्या टेक्नोलॉजीज थी जिसके मदद से ये सभी चीज़ें होती थी, उसके बारे में बताने की बात की जा रही है। तो ये भी बात बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। ठीक है, क्योंकि जो वर्णन किया गया है पाठ्यपुस्तक में उसके मदद से ही, या फिर अल-बिरूनी ने जो अपना लेख लिखा था उसके मदद से ही हमें पता चल पाता है कि उस समय के लोग का रहन सहन कैसा था, वही चीज़ तो बोला जा रहा है। दूसरा विकल्प देखिए, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, यहां पर प्रश्न ये विकल्प ये बोला जा रहा है कि अवलोकन करने में। अब बच्चा यहां पर अवलोकन थोड़ी कर रहा है, अवलोकन तो अल-बिरूनी ने किया था और उसने जो लेख लिखा उसको प्रमाण के तौर पर बच्चे के पुस्तक में दिया गया है। तो यहां पर अवलोकन छात्र नहीं कर रहा है, ध्यान से समझिएगा। यह क्या कहा जा रहा है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन, अब वहां पर जाकर के 1000 साल पहले जा करके बच्चा थोड़ी अवलोकन कर पाएगा। ये तो जो पुस्तक में उसको दिया गया उसको वो प्रमाणित मान करके उसी को पढ़ेगा ना, और उसी को जानेगा। तो यहां पर अवलोकन छात्रों के द्वारा नहीं करना है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, इतिहास को जानने के लिए स्रोतों की पहचान कैसे करेंगे, जो पहले हमारे पास मिल चुके हैं उन्हीं के आधार पर तो हम लोग इतिहास का वर्णन करते हैं। तो ए, सी और डी यहां पर बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में बात की गई है, ए, सी, डी इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उनके एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती हैं जिसमें सीखने
को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो, निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। अधिकतम इंद्रियां कैसे शामिल होती हैं? जब बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर देख भी रहा हो और उनको सुनने का भी मौका मिल रहा हो, तभी तो ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव होंगी। अगर मैं केवल एज ए टीचर आपको केवल बोल करके पढ़ा रहा हूं तो आप मेरी आवाज़ को केवल सुन पा रहे हैं, लेकिन अगर मैं कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाने लगूं तो कहीं ना कहीं आप की जो आंखें हैं, इंद्रियां हैं, वो भी एक्टिव हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नीरज लिखा, तो यहाँ पर आप अपने स्क्रीन पर इस समय इस शब्द नीरज को देख पा रहे होंगे और जो मैं बोल रहा हूँ उसे भी सुन पा रहे होंगे। यानी कि जितनी ज़्यादा इंद्रियां आपकी एक्टिव होती हैं उतना आपका अधिगम अर्थपूर्ण होता है। जैसे कि नीरज लिखते समय आप मेरी आवाज़ को भी सुन रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ भी पढ़ रहे हैं, तो ये आपके लिए समझना आसान होता है। यही बच्चों के साथ भी होता है, ठीक है। तो वहीं बोला जा रहा है कि जितनी ज़्यादा इंद्रियां एक्टिव करनी है उसके लिए कौन सी गतिविधि करानी होगी, ठीक है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्ति को आमंत्रित करना। अब किसी व्यक्ति विशेष को आमंत्रित किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा देखिए, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। समूह चर्चा में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग किसी की बातों को सुन करके उसका उत्तर देंगे, तो ये तो निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। और चौथा दिया गया, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। क्षेत्र भ्रमण जो होता है वो ईवीएस की कक्षा में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव सेंस में माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चा ईवीएस अपने परिवेश से जोड़ करके ही सीखेगा। और जब क्षेत्र भ्रमण बच्चा करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ से अमेरिका को तो जाएगा नहीं, अपने समुदाय विशेष में अपने परिवेश में ही उसके क्षेत्र भ्रमण कराया जाता है। यानी कि ये जो क्षेत्र भ्रमण होता है बच्चे को डायरेक्टली उसके परिवेश से जोड़ता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हो गया और बाकी के विकल्प यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। क्यों अप्रोप्रिएट होगा? क्योंकि हमसे ये बोला गया था कि जितनी ज़्यादा इंद्रियों को एक्टिव करना है। अब बच्चा जब जाएगा क्षेत्र भ्रमण पर तो एक तो प्रत्यक्ष तौर पर वो देखेगा अपनी आंखों से, इसके अलावा जो वहां पर गाइड होगा या फिर जो टीचर होगा वो उसको बोल करके बताएगा, और कक्षा में जब आएगा मतलब ये सब चीज क्षेत्र भ्रमण चीजें कंप्लीट करके तो कक्षा में उस पॉइंट पर उस कॉन्सेप्ट पर फिर डिस्कस करेगा। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीजें प्रत्यक्ष तौर पर उसको देखने का मौका मिल रहा है, जिसकी वजह से एनसीएफ 2005 के अनुसार जो बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा है, मूर्त अवस्था में देख रहा है, उसके साथ उसका अधिगम जो होता है वो अर्थपूर्ण किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रेरित करती है? तो समाचार पत्र और पत्रिका जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्थानीय क्षेत्र के जो घटनाएं होती हैं उनको कवर करता है, जो कि बच्चे के डायरेक्टली परिवेश से जुड़ा हुआ है। इसलिए एनसीएफ 2005 जो कहता है कि बच्चों को परिवेश से जोड़कर बताना है, यानी आसपास बच्चे के परिवेश में क्या घटित हो रहा है इसका जो जीवंत वर्णन होता है वो बच्चा अपने अखबार के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से जान सकता है। यानी कि वो सीधे तौर पर परिवेश से जुड़ रहा है उस पेपर के माध्यम से। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, यह शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाता है। तो यह विकल्प निगेटिव है। अब देखिए यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां पर केवल प्रतिस्पर्धा की बात करेगा, केवल कॉम्पिटिटिव की बात करेगा, कंपटीशन की बात करेगा, वो हमेशा निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं। प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग है, कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, इसके अलावा कोई अधिगम विकार से जूझ रहा है, कोई विकलांग है। तो हम एक लेवल पर सभी बच्चों का कंपटीशन करा ही नहीं सकते। अगर हेल्दी कंपटीशन की बात की जाती तो वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर केवल प्रतिस्पर्धा की बात करेगा तो वो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए तीसरा विकल्प देखिए, यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है। तो यह भी विकल्प निगेटिव है। अब प्राइमरी लेवल पर बच्चा ऐसा थोड़ी है कि उसे करके सीखने के लिए मौका दिया जाएगा, तो ऐसा थोड़ी है कि टीचर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उससे स्वतंत्र बनाने का मतलब कि टीचर के केयरिंग के अंतर्गत ही वो सीखेगा, करेगा खुद से, लेकिन टीचर उसका केयर करेगा या फिर उसका अवलोकन करता रहेगा कि हाँ ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया। पहला विकल्प देखिए, ये मनोरंजन साधन उपलब्ध कराते हैं, तो केवल मनोरंजन के लिए न्यूज़पेपर नहीं है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, ये शिक्षार्थियों को उनके संसार से जुड़ने में सहायता करता है। संसार यानी उसके परिवेश से जोड़ने में न्यूज़पेपर जो है वो महत्वपूर्ण हेल्प करता है। और चूंकि एनसीएफ 2005 यही कहता है कि बच्चों को उसके परिवेश से जोड़कर बताना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, क्यों? अब देखिए, प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, बच्चा प्रश्न करे या फिर टीचर प्रश्न करे, उससे क्या होता है, बच्चे में क्यूरियोसिटी बनी रहती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आज बच्चों से अगर मैं बोलूं कि बेटा आज हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बारे में आप क्या क्या जानते हैं, तो बच्चा धीरे धीरे कुछ बताएगा। उसके बाद से हम लोग उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ा सकते हैं कि बेटा आप लोग जानते हैं कि ऐसे भी होता है। बच्चे में थोड़ी सी रुचि उत्पन्न होगी, और जैसे ही रुचि उत्पन्न होगा उसमें इंटरनल मोटिवेशन जनरेट होगा, जिसकी वजह से उसका पूरा फोकस जो है वो अधिगम पर आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चों में
जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए कैसे भी करके उसमें क्यूरियोसिटी बनी रहे, उसमें रुचि उत्पन्न होता रहे, ये इंपॉर्टेंट है और प्रश्नों के माध्यम से यही किया जाता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया अनुशासन को बनाए रखने के लिए। देखिए, अनुशासन जो होता है वो बच्चे आज स्व अनुशासन के लिए प्रेरित है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती मार करके बच्चे को अनुशासन में लाएंगे। एनसीएफ 2005 किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड या फिर मानसिक दंड के लिए एक तरीके से रोकता है। ठीक है, तो अनुशासन आप बच्चे को जबरदस्ती नहीं लाना है आपको, बल्कि बच्चे में अगर रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो वो स्व अनुशासन हो जाएगा, खुद से अनुशासित रहेगा। ठीक है, क्यों अनुशासित रहेगा? क्योंकि जब बच्चा रुचि लेगा तो जाहिर सी बात है उसका पूरा फोकस पढ़ाई पर होगा। जब पढ़ाई में ही पूरा फोकस लगा रहा है तो अन्य कामों में तो वो व्यस्त होगा नहीं, तो फालतू के कामों में नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है अनुशासित रहेगा। इसलिए अनुशासन अगर बाहर से लगाने की जरूरत पड़ रही है तो ये निगेटिव होता है। ठीक है, दूसरा देखिए, ध्यान खींचने के लिए, तो ध्यान खींचने के लिए ये तो बात पॉजिटिव है, लेकिन ध्यान खींचा कैसे जा सकता है? जब बच्चा रुचि लेगा, और रुचि कैसे लेगा? जब बच्चे में जिज्ञासा होगी। इसलिए ये ध्यान खींचना जो है वो कहीं ना कहीं इसमें पहले से इंक्लूडेड है, इसलिए संकुचित हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। अभी मैं आपको पहले वाले विकल्प में बता चुका हूं कि नियम का पालन बच्चे को जबरदस्ती थोड़ी कराना कि डंडे के डर से बच्चा नियम का पालन कर रहा है, नहीं, वो खुद से प्रेरित होगा स्व अनुशासन के लिए। ठीक है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो झारखंड में हम लोग तोरांग को जंगल के नाम से जानते हैं, मतलब कि तोरांग का मतलब जंगल होता है झारखंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपका घर X पर स्थित है, यह आपका विद्यालय Y पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर मैं X हूँ, ये यहाँ पर मेरा घर स्थित है। ठीक है, आगे पढ़िए, यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, यानी कि ठीक सामने विद्यालय है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं। दक्षिण यानी कि नीचे हो जाएगा, दक्षिण यानी कि नीचे। मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट X था, तो 125 मीटर दक्षिण यानी कि यहाँ पर मैं आ गया 125 मीटर यहाँ पर दक्षिण। ठीक है, दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। 100 मीटर पूर्व यानी कि यहाँ पर मैं 100 मीटर चला, आगे देखिए, और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुँचते हैं। उत्तर किधर होगा? ऊपर की तरफ उत्तर होता है, तो यहाँ पर विद्यालय में पहुँच गया Y पर। ठीक है, और ये 125 किलोमीटर है। तो आगे हमसे पूछा जा रहा है कि Y पर विद्यालय पर पहुँचते हैं, Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर कहाँ पर स्थित है? यानी कि विद्यालय के सापेक्ष हमें घर का पोजीशन बताना है। तो विद्यालय ये है और इसके ठीक सामने ये पड़ेगा, यानी कि पश्चिम में पड़ेगा। और कितना दूर पड़ेगा? यहाँ पर देखिए, ये चूंकि पैरेलल है और बिल्कुल सेम डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो इसके बराबर हो जाएगी। तो 100 किलोमीटर पश्चिम, माफ कीजिएगा 100 मीटर पश्चिम। ठीक है, 100 मीटर पश्चिम दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है 100 मीटर ठीक पश्चिम, इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? ध्यान से समझिएगा, हमें कुल दूरी दी गई है, अगर कुल लगा समय हम लोग निकाल लें तो हम लोग औसत चाल निकाल लेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो पहले हमें समय निकालना होगा। देखिए 4 जून को वो चला कितने बजे? 22:30 पे, यानी कि 10:30 पे, रात के 10:30 के देखिए रात के 10:30 पे ये कब चला था? 4 जून को। अब 5 जून को रात के 10:30 पे, ये PM में लिख रहा हूँ, इसके बीच में कितना गैप हो जाएगा? आप कहेंगे 24 घंटा हो चुका है। ठीक है, और पहुंचा कब है? 6 जून को पहुंचा है सुबह के 4:30 बजे। अब यहाँ पर देखिए 6 जून का सुबह का कितना बजे पहुंचा है? 4:30 बजे पहुंचा है, 4:30 पे। तो यहाँ से देखिए 2 घंटा, ये तो 12 हो जाएगा, और 2 घंटा ये, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 4 सुबह हो गया, यानी कि 6 घंटा ये, यानी 24 घंटा ये और 6 घंटा ये, टोटल 30 घंटा उसको समय लगा। 30 घंटा समय लगा और चली गई दूरी बराबर कितना है? 1145, और कुल लगा समय बराबर 30 घंटा। तो अब इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3 से मैं काट रहा हूँ, तो 3 त्रिक का 9, 2 बचा, 24 हो गया, तो 3 × 8 = 24,
ठीक है। अब देखिए ये 38 के करीब आ रहा है, चारों विकल्पों में देखिए 38 के करीब कौन सा है, तो आपको यही एक विकल्प दिखेगा। चूंकि हमसे लगभग पूछा गया था, एग्जैक्ट नहीं पूछा गया था, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में सही नहीं है। ध्यान से समझिएगा, मधुमक्खी के छत्ते के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में थोड़ा सा बेसिक आप जान लीजिए कि इसमें जो मादा मधुमक्खी होती है, जो रानी मक्खी होती है, वो अंडे देती है और मतलब कि बच्चे जन्म देती है। इसके बाद से बाकी जो नर मधुमक्खियाँ होती हैं, उनका काम क्या होता है कि बच्चों की देखभाल करना, इसके अलावा जो छत्ते होते हैं उसका निर्माण करना होता है, और नर मक्खियों का कोई खास काम नहीं होता है। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं, छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये मैंने आपको बताया ही था। पहला देखिए, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, तो ये विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि नर मक्खियाँ जो होती हैं वो ना तो छत्ते बनाने में काम करती है और ना ही बच्चे का लालन पालन में काम करती है। तो यही हमसे पूछा गया था कौन सा विषय में सही नहीं है, यानी निगेटिव कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, तो किस देश से लाए थे, तो इसे दक्षिण अमेरिका से लाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो लाने के सेंस में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।